हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज के ही बारे में। और इससे पहले वाली सी लैंग्वेज की सीरीज में हम लोगों ने प्रिंटफ के बारे में जाना था। काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर किया था। एक बार उसी सारी चीज़ों का पिछली जो भी चीज़ों हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रिंटफ में 3 चीज़ें के बारे में बात किया था। वो 3 चीज़ें क्या थी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो हमने ये बात किया था कि जो प्रिंटफ होता है, प्रिंटफ पे 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है एस्केप सीक्वेंस, एक होता है मैसेज, एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बात किया था कि मैसेज क्या होता है और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। एक बार फिर से हम लोग सब कुछ देखेंगे और क्लियर करेंगे कि कैसे क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई न्यू लाइन जनरेट करना है या टैब में स्पेस देना है या आप किसी मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं डबल कोट्स के साथ या सिंगल कोट्स के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। और /n/t/डबल कोट्स/सिंगल कोट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कुछ इस तरीके से। कैसे, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप सभी लोग देखिएगा। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। और इससे पहले हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो हैज़ इंक्लूड हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है, वो प्री प्रोसेसर डिक्लेरेटिव यूज करता है। मतलब हैज़ इंक्लूड होता है, हेडर फाइल होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और वो क्या स्टोर करता है, फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप स्टोर करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो हेडर फाइल लगाते हैं हैज़ इंक्लूड studio.h, उसका क्या मतलब है। हैज़ इंक्लूड प्री प्रोसेसर डिक्लेरेटिव या डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और जो हेडर फाइल है और वो क्या होल्ड करता है, फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप होल्ड करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। और प्रिंटफ में हम लोगों ने 3 चीज़ जाना था, एस्केप सीक्वेंस, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं जो हम लोग लगाते हैं एंड ए करके एड्रेस ऑपरेटर, उस तरीके से। तो एक एक सीक्वेंस वाइज हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, अच्छे तरीके से देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाली जो भी सीरीज हम लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, चाहे वो बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम रन कराने की बात हो या उसके बाद वाली जो भी वीडियो हो, आप सभी ने देखा होगा। तो मैं यहाँ पे आप सभी को ले चलता हूँ देव C++ पे। आप चाहे तो टर्बो से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होता है कोड लिखने के लिए और प्रोग्राम इजीली रन होता है। तो ये कंपाइलर वाला खेल हम लोग बाद में खेलेंगे कि ये कंपाइलर में ये नहीं रन होता है, ये वो इस पे हम लोग कोड करेंगे। अभी कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ भी कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे देव C++ पे कर रहा हूँ। तो मैंने ये बात किया था कि जो प्रिंटफ होता है, प्रिंटफ क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस रखता है, मैसेज रखता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर रहता है, उसके बाद वेरिएबल या वैल्यू रखता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के पास प्रिंटफ में होती है। किस तरीके से, देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या रखता है, एस्केप सीक्वेंस। मान लीजिए ES मैंने लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। या तो उसके बाद क्या रख सकता है, मैसेज रख सकता है, MSG। ठीक, मैसेज हो गया। या तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, ठीक है, या तो कोई वेरिएबल हो सकता है, क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या कोई वैल्यू हो सकती है। इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। ये जो 3 चीजें आप देख रहे हैं, एस्केप सीक्वेंस, मैसेज और फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये डबल कोट्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग लगा सकते हैं। कैसे, कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पे डबल कोट्स लग जाएगा, दोनों यहीं पे लग, इसके बीच में ये लिखा जाना है, ठीक है, कुछ ऐसे समझ लीजिए। मैं यहाँ भी लगा देता हूँ, सिंगल सिंगल होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक देव
सी प्लस प्लस में आ जाता है डबल, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो ये अब सही है, ठीक है। और आप सभी को पता ही होगा कि ये सेमी कॉलन लगेगा ही यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का प्रिंट ऑफ होता है। तो कुछ हम लोग प्रिंट कराएंगे, इससे पहले कुछ और चीज़ों पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने और बताया था प्रिंट ऑफ में, उस दिन मैंने बहुत सारी चीज़ प्रिंट करके दिखाया था, आई लव इंडिया, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कराया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ और आप सभी को बताया था, किसके बारे में? कांस्टेंट के बारे में। क्या बताया था मैंने बताया था आप सभी को कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू होती है, आप सभी को पता होगा। ये क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू होता है। इसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो पहला होता है वो होता है नंबर, दूसरा होता है कैरेक्टर और तीसरा होता है स्ट्रिंग। इसके बारे में मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। बेसिकली जो नंबर होता है वो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, और कैरेक्टर में कोई कैरेक्टर हम लोग रखते हैं सिंगल कोट्स में, सिंगल कैरेक्टर, और स्ट्रिंग जो होता है वो होता है डबल कोट्स में, और टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर के साथ। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बात किया था। तो नंबर फिक्स वैल्यू होता है कांस्टेंट, इसमें पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, नंबर। और नंबर के अंदर में क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर कहें तो क्या हो सकता है? इंटीजर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10, 99, 7 एटसेट्रा। इस तरीके का जो भी है वो इंटीजर हम कह सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसे कह सकते हैं? जिसमें डेसिमल या डॉट लगा हो। तो मान लीजिए कि लिखता हूं मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे कि क्या क्या हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? मान लीजिए 3.2, 2.5, 8.7 या 87.5, कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो चीजें हैं वो नंबर के कैटेगरी में आएंगी। नंबर के कैटेगरी में क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर बिना डेसिमल या पॉइंट के, जैसे 1 से लेकर 100 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1000 भी हो सकता है, 200, 300, 400, जो भी कह लीजिए। तो ये होता है इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है? अगर कोई नंबर डेसिमल या डॉट या पॉइंट में हो। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स वैल्यू होता है। फिक्स वैल्यू होता है कांस्टेंट। एक बार फिर से सुनिए, पहला जो कांस्टेंट है हमारे पास वो है नंबर। नंबर के अंदर में 2 चीजें हैं, एक इंटीजर, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इंटीजर हम लोग नॉर्मल नंबर को कहते हैं, डेसिमल नंबर को, और जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये डॉट के साथ है या पॉइंट के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इतनी सारी चीजें आप सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टर किसे कहते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, आप सुनेंगे तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। कुछ करना नहीं है, जो चीजें बताया जाएगा, ये प्रोग्राम है, ये पॉइंट है, उसको ध्यान से देखना है, समझना है, सोचना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है मेरे भाई। कोई भी लैंग्वेज हार्ड नहीं होती है, कोई भी लैंग्वेज इजी नहीं होती है। देखिए कुछ चीजों पे मैं बात कर लेना चाहता हूं। अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं सीखे हैं, आप सीख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई लैंग्वेज आपको नहीं आता है, आप सीख सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम में वो क्षमता है, हम में वो ताकत है, हम में वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी सब कुछ है जिससे हम सीख सकते हैं। क्या कंप्यूटर आपको सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। तो ताकतवर कौन है? हम। एक लिमिटेड एरिया में कोई लैंग्वेज बना दिया गया है, उसमें हम लोग घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हो सकता है कि पढ़ने में हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं, जो पढ़ा रहा है वो कुछ गलत बता दिया। कोई गलत नहीं बताता है, लेकिन ये है कि समझाने का सबका अपना तरीका होता है। बहुत लोग को आते हुए भी नहीं बता पाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ के कुछ मतलब अच्छा पढ़ा देते हैं कि समझ में एक बार आ जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या नॉर्मल लैंग्वेज हो, नॉर्मल पढ़ाई हो, इंसान सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ पढ़ सकता है। अगर आप कोई लैंग्वेज को एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अंदर वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है। कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ पा रहा है, ये भी तो आप सोचिए। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं,
लिमिटेड चीज़ें हैं, जान सकते हैं, एक फार्मूला के रेंज में, एक दायरे में ही प्रोग्रामिंग काम करेगा। लेकिन क्या सिस्टम, क्या सी लैंग्वेज आपको पढ़ सकता है? आप जैसे चाहें उसके सिस्टम को अगर पढ़ के चाहें तो कमांड कर सकते हैं उसको। क्या कभी कंप्यूटर या सी लैंग्वेज आपको कमांड कर सकता है? आप जैसे चाहें भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। तो देखिए, हर कुछ सीखा जा सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। बिना समझे हम कुछ बोलेंगे नहीं, और फैक्ट के साथ बोलेंगे, एविडेंस के साथ बोलेंगे, और बेसिकली एकदम नॉर्मल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। 100% समझ में आएगा। किसी का कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जीवन में कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, फिर भी समझ में आएगा। इस तरीके से लेके चलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूँ। एज ए स्टूडेंट मैं जो सीखा हूँ, जो जानता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ, और 100% समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा। बस करना एक चीज़ है, ध्यान से सुनना है, माइंड को प्रेजेंट रखना है, और जो इंस्ट्रक्शन कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है, बस। आइए, तो दूसरा क्या होगा? वो कैरेक्टर होगा। दूसरा क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर हम लोग किसे कहेंगे? कैरेक्टर बेसिकली कोई भी सिंगल एक कैरेक्टर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या कोई नंबर भी हो सकता है, लेकिन सिंगल होना चाहिए और सिंगल कोट्स में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सिंगल कोट्स मतलब ऐसे कह लेते हैं हम, ये सिंगल कोट्स हो गया। और सिंगल कोट्स में मान लीजिए कि डी है, ठीक, या यू हो गया, या एट द रेट कह लीजिए। तो इस तरीके से जो सिंगल एक कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर होगा, सिंगल कोट्स में होगा। ये हम लोग इसको कैरेक्टर कहेंगे। यहाँ पे एटसेट्रा लिख लीजिए, और भी हो सकता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हमें बस फिलहाल के लिए इतना समझना है, जो स्ट्रिंग होता है ये डबल कोट्स में होता है, और टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर के साथ। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे जरूरत समझ में आएगी मैं क्लियर करता जाऊंगा। एंड टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर, ठीक। एक और नोट आप सभी लोग लिख लीजिएगा, जो प्रिंटफ का रिटर्न टाइप होता है वो INT होता है, और वो क्या करता है? डिनोट क्या करता है? जितने नंबर कैरेक्टर प्रिंटेड होते हैं। तो आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको मैं क्लियर करूंगा, और इसका जरूरत भी आप सभी को समझ में आएगा। तो एज अ नोट आप एक चीज लिख लीजिएगा, नोट रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ, रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ इज INT denotes नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड। क्या? नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड। इस नोट्स को आप सभी लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जाना है, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप सभी को क्लियर होगा। कांस्टेंट में क्या होता है? फिक्स वैल्यू होती है, नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर दिख रहा है आप सभी को, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर, सिंगल कोट्स में, स्ट्रिंग डबल कोट्स में, टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर। और एक रिटर्न नोट हम लोगों ने लिखवाया है कि रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ इज INT डिनोट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड। इतनी सारी चीज़ों का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आगे बढ़ाता हूं, और कुछ और लेवल अप करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं? हम लोग जानने वाले हैं
फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में आइए जानते हैं। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट ये क्या है? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है। और मैं यहाँ से ये देव C++ के बजाय नोटपैड पे ही लिखता हूँ, आप सभी को ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग क्या जानने वाले हैं? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसके बिना आप सभी लोग प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। ये सब बेसिक बिल्डिंग है। ये कह लीजिए कि जैसे मकान का एक नींव नहीं बनता है, ग्राउंड, उस तरीके से है। सी लैंग्वेज में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखते चलिए। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है? दो प्रकार का होता है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है ब्रांचिंग। क्या होता है? ब्रांचिंग, ठीक। और दूसरा जो होता है वो होता है लूपिंग। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रांचिंग, एक होता है लूपिंग। ब्रांचिंग के अंदर क्या आएगा? ब्रांचिंग के अंदर भी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आइए दिखाता हूं। पहला जो इसमें है ब्रांचिंग के अंदर में टाइप, वो है कंडीशनल। क्या है? कंडीशनल, कंडीशनल, ठीक। और दूसरा इसमें जो टाइप है वो क्या है? अनकंडीशनल। क्या है? 1.2 अनकंडीशनल, ठीक। ब्रांचिंग के अंदर में दो चीजें हैं, एक कंडीशनल, एक अनकंडीशनल। और अब यहां पे बात आती है कि कंडीशनल के अंदर क्या क्या होगा, तो आइए देखते हैं। कंडीशनल के अंदर चार चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा? ए, बी, सी और ये डी, चार चीजें आएंगी। पहला क्या होगा? पहला होगा इफ एल्स। आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, यहां पे सीखने के लिए ही आए हैं। इफ एल्स। दूसरा होता है हमारे पास एल्सिफ लैडर। तीसरा हमारे पास होता है नेस्टेड इफ। चौथा हमारे पास क्या होता है? चौथा हमारे पास होता है स्विच केस। ये कंडीशनल के अंदर है। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के अंदर कंडीशनल, कंडीशनल के अंदर हम लोगों ने चार चीजें जानी है। क्या? इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक। इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ, स्विच केस, चार चीजें हो गई। अनकंडीशनल के अंदर क्या क्या आएगा? अनकंडीशनल के लिए अभी आपको तीन चीजें जानना है। ए, बी और सी। पहला क्या होगा? पहला होगा ब्रेक, दूसरा होगा कंटिन्यू, कंटिन्यू, और तीसरा होगा गो टू, ठीक। अब बात आती है लूपिंग की। लूपिंग में क्या होगा? तो लूपिंग में भी बेसिकली दो प्रकार के लूप होते हैं। 2.1, पहला एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप। और दूसरा क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा होगा आप सभी को, एग्जिट कंट्रोल लूप।
ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर में कौन कौन से लूप आएंगे? एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर में आएंगे वाइल लूप। क्या लूप आएगा? वाइल लूप। और दूसरा फॉर लूप। और एग्जिट कंट्रोल में क्या आएगा? डू वाइल। डू वाइल। ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को आप सभी को ध्यान रखना है। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रांचिंग, एक लूपिंग। ब्रांचिंग के अंदर में दो पॉइंट है, एक कंडीशनल, एक अनकंडीशनल। कंडीशनल के अंदर इफ एल्स, एल्स इफ लेडर, नेस्टेड इफ, स्विच केस। अनकंडीशनल के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। और दूसरा जो होता है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, वो होता है लूपिंग। लूपिंग में भी दो प्रकार के लूप होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप जिसके अंदर में वाइल और फॉर लूप आता है, और एग्जिट कंट्रोल लूप होता है जिसके अंदर में डू वाइल लूप आता है। इतनी सारी चीजों को आप सभी को समझना है। ध्यान से देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इसको रिमूव करता हूं, और पहला मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं इफ एल्स। जो पहला हमारे पास कंडीशनल में कंडीशन है, इफ एल्स। इफ एल्स। तो हमें ये जानना है कि इफ एल्स हम लोग कब यूज करेंगे। ये जो कंडीशन है इसको हम लोग कब यूज करेंगे? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ एल्स को हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो और आउटकम जो हो एग्जैक्टली ट्रू हो, तो हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो और आउटकम एग्जैक्टली दो हो, तो हम यूज करेंगे इफ एल्स। समझ में आया आप सभी को? मैं लिख देता हूं, when we when we have one or more condition and outcome is exactly true, then we can use if else। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं। When we have one or more condition and outcome is exactly true, then we can use if else। उम्मीद करता हूं कि ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एकदम बेसिक लाइन है। जब हमारे पास when we have one or more condition, एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो और उसका रिजल्ट या आउटकम एग्जैक्टली ट्रू हो। क्या? हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो, उसका आउटकम एग्जैक्टली ट्रू हो, देन वी कैन यूज इफ एल्स। तभी हमें यूज करना है। इसको याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। कभी भी इफ एल्स हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो और आउटकम एग्जैक्टली ट्रू हो। इसका हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, इफ कंडीशन, या इसमें कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है।
देखिए ये जो ब्लॉक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ट्रू ब्लॉक होता है। अगर यहाँ पे जो भी हम लोग कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखे हैं वो सही होगा तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जो भी कंडीशन हम लोग लिखेंगे अगर वो कंडीशन सही होगा, हाईलाइट करता हूं ध्यान दीजिए, जो कंडीशन या एक्सप्रेशन इसमें अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो जो फॉल्स ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक, आप सभी लोग समझ गए होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू होगा, सही होगा, करेक्ट होगा, तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन में जो भी कोड आप लिखे रहेंगे ये तभी चलेगा जब यहां वाली कंडीशन या एक्सप्रेशन करेक्ट होगा, सही होगा, ट्रू होगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स एल्स है, इसके अंदर में भी कुछ कोड होगा आपका इस तरीके से। तो कुछ ये है एल्स का हमारे पास, ये एल्स ब्लॉक है, तो इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फॉल्स ब्लॉक। ठीक, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ एल्स क्या होता है, जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा कंडीशन हो, आउटकम एग्जैक्टली ट्रू हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इफ एल्स को यूज करेंगे। इफ में जो कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, हमने जो लिखा है वो अगर सही होता है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ट्रू ब्लॉक चलेगा, ट्रू ब्लॉक का कोड रन होगा। अथवा अगर ये कंडीशन गलत होती है तो एल्स ब्लॉक का कोड चलेगा, या हम लोग कह सकते हैं फॉल्स ब्लॉक का कोड चलेगा। ठीक है, तो ये था इफ एल्स का कंडीशन या कॉन्सेप्ट कह लीजिए। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या समझ लीजिएगा जैसे भी आपको सही लगे। तो ये इफ एल्स की कंडीशन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। और इसको मैं अब रिमूव करता हूं और चलते हैं हम लोग अगले कंडीशन पे। अगला हमारे पास जो कंडीशन है वो है एल्स इफ लैडर। क्या है हमारे पास, एल्स इफ लैडर। देखिए एल्स इफ लैडर हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो। उसमें क्या था, एक या एक से ज्यादा कंडीशन। एल्स इफ लैडर में क्या है, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और हर कंडीशन का एक उसका अपना टास्क हो, तो हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ लैडर का। समझ में आया। अगर दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और ईच कंडीशन के उसके अलग रिजल्ट हो, इसके अलग आउटपुट हो, अलग टास्क हो, तो हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ लैडर को। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और ईच कंडीशन का उसका ओन टास्क हो या ओन आउटकम या ओन रिजल्ट हो, तो हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ लैडर को। इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से एकदम अपने लैंग्वेज में। when we have two or more condition and each condition have its own task, then we can use else if ladder। क्या यूज करेंगे, else if ladder को यूज हम लोग करेंगे। समझ में आया होगा।
एल्स इफ लेटर को हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और हर कंडीशन का उसका ओन टास्क हो, तब हम लोग यूज करेंगे एल्स इफ लेटर को। बस इतना समझिए, एकदम 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, समझने में। इसके सिंटेक्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, यदि कंडीशन एल्स इफ कंडीशन तो यहां पे आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा है। देखिए, इफ कंडीशन अगर सही होता है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं सही होगा तो एल्स इफ में आएगा। यहां भी हम लोग कंडीशन दिए हैं, ये सही रहेगा तो यहां पे जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब इन दोनों करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। या अगर ये भी नहीं सही कंडीशन होता है तो एल्स में जाएगा। इसी तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो सिंटेक्स होता है वो एल्स इफ लेटर का होता है। और हम लोग कब यूज करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशन हो और हर कंडीशन का उसका ओन टास्क हो, तब हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ लेटर का। सिंटेक्स है ये। इसी तरीके से मल्टीपल कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये लाइन बढ़ा सकते हैं कोड लिखने के लिए, कॉन्सेप्ट वही होता है जो मैंने बताया। तो एल्स इफ लेटर का ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे लिख सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूं और चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है नेस्टेड इफ का। जान लेते हैं इसको भी। नेस्टेड इफ हम लोग कब यूज करते हैं, तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और एक कंडीशन डिपेंड हो अदर कंडीशन पे। क्या बोला मैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे पास दो कंडीशन हो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और एक कंडीशन डिपेंड हो दूसरी कंडीशन पे, तब हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ को। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें, अपने शब्दों में बोलना चाहें, तो कैसे बोलेंगे हम लोग, ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, व्हेन वी हैव टू और मोर कंडीशन एंड कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंडीशन, देन वी कैन यूज नेस्टेड इफ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आप सभी लोग लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन वी हैव टू और मोर कंडीशन and a condition is dependent on another condition, then we can use nested if। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और हर कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड हो, तब हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड इफ का। इसका ये सिंटेक्स देखते हैं। इफ कंडीशन
कुछ इस तरीके से। फिर ऐसे आप इसको क्लोज कर लीजिएगा और इफ कंडीशन फिर इसी तरीके से इसको भी क्लोज कर लीजिएगा ऐसे। और फिर एल्स और फिर ये एल्स। तो देखिए एक कंडीशन क्या होगी इसमें दूसरे कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है, तब ये कोड रन करता है। ठीक, तो इसको भी हम लोग समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू। अभी के लिए बस इतना समझना है, ये सिंटेक्स है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इफ कंडीशन एल्स एल्स ऐसे करके आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। और हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशन हो और हर कंडीशन डिपेंड हो अनदर कंडीशन पे, तब हम लोग नेस्टेड इफ को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग तीनों कंडीशन को समझ लिए हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ों को हम लोग जानेंगे और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसे भी आपको सुटेबल हो। एक लेवल और हम लोग देखिए, लेवल वाइज लेवल हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखते हैं समझते हैं तो प्रोग्राम बहुत छोटी मोटी चीज़ हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट मेन मायने रखता है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपका क्लियर है, प्रोग्राम आप सभी लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, कंडीशन हुआ, लूपिंग हुआ, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। जैसे प्रिंटफ है तो प्रिंटफ को एकदम अच्छे तरीके से जान लेना है कि नहीं प्रिंटफ लिखा। और देखिए जो नए लोग आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए प्रोग्रामिंग, देखो बाबू बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो नाम से सुनते ही पता चल जाता है, भले एक बार में आपको समझ में ना आए। मान लीजिए प्रिंटफ है, तो आम जीवन में आम जन भाषा में हम लोग देखें, अपने डेली लाइफ यूज में देखें तो प्रिंट का क्या यूज है। प्रिंट मतलब छपाई करना, छापना। दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं एक प्रिंट आउट दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो मतलब क्या है प्रिंट का अपने आम जीवन में डेली लाइफ में? प्रिंटिंग करना, छपाई करना, किसी पेज पे हूबहू ऐसे ही इमेज प्रिंट कर देना। तो जब वहां प्रिंट कर रहा है तो सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज के आईडी पे, इसके कंसोल पे कोई प्रिंटर तो लगा नहीं है कि कागज पे छाप के देगा। तो ये अपने कंसोल पे प्रिंट करेगा, अपने सी लैंग्वेज में प्रिंट करेगा। और इसको कुछ अलग बनाने के लिए आम दुनिया में जो प्रिंट यूज हो रहा है उससे अलग करने के लिए एक एफ जोड़ दिया गया, प्रिंटफ। आया समझ में? है रियल चीजें ही जो हम लोग आम जीवन में डेली लाइफ में यूज करते हैं, बस समझना है आपको। प्रिंट अपने डेली लाइफ में हम लोग किस लिए जानते हैं? छपाई करने के लिए। उसी तरीके से जो प्रिंटअप फंक्शन है यहाँ पे सी लैंग्वेज में किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात यहाँ पे आई कि यहाँ भी प्रिंट ही क्यों नहीं रहने दिया गया, तो पॉलिसी है सी लैंग्वेज की। अब आम दुनिया वाला ही प्रिंट कर दिया जाएगा तो लोगों में और सी लैंग्वेज के डेवलपर प्रोग्रामर में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो यहाँ पे इसको अलग करने के लिए प्रिंटअप कर दिया गया है। उसी तरीके से स्कैन का है, आप दुकान पे जाते कहते भैया ये डॉक्यूमेंट स्कैन कर दीजिए, मुझे ये भेजना है। और यहाँ पे स्कैन क्या करेगा? इसमें कोई स्कैनर तो लगा नहीं है कि कागज़ डालेंगे आप। तो ये क्या करता है? यूजर से नंबर इनपुट करता है, नंबर स्कैन करता है, आउट इनपुट लेता है। और यहाँ भी जैसे प्रिंटअप में एफ जोड़ दिया गया, इसमें स्कैन में एफ जोड़ दिया गया। तो बस समझना है बाबू। या जैसे कंडीशन इफ एल्स है तो आम जीवन में सभी लोगों को पता है कि इफ यदि ये होता है तो ये करो। समझ में आ रहा है? अगर ये होगा तो ये करना है, कंडीशन वाइज चीजें हैं। मतलब कंडीशन सही नहीं हुआ तो इसको नहीं करना है, उससे आगे बढ़ना है, दूसरी कंडीशन पे जाना है। जैसे मैंने ये कहा कि एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड रहती है। मान लीजिए कि आप कहीं क्लास करने जाते हैं, चाहे हमारे पास है, मान लीजिए हमारी ऑफलाइन क्लास है और 4 ठो गेट लगे हैं, 2 ठो गेट लगे हैं, एक मेन गेट है, एक रूम का गेट है। तो आप आएंगे, मान लीजिए मैंने कंडीशन दिया है कि इनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ये हमारे यहाँ के रजिस्टर्ड कैंडिडेट होना चाहिए, इनकी एज इतने साल होनी चाहिए, इनकी इतनी फीस जमा होनी चाहिए।
तो जब तक वो कंडीशन को आप फॉलो नहीं करेंगे आप मेरी क्लास में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने रियल ज़माने की चीज़ें, जो जीवन की चीज़ें हैं, उससे लेके आप समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों कंडीशन को समझ लिया है और एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि किसी अगले कॉन्सेप्ट से बढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऐसा करें कि कुछ चीज़ें एक प्रोग्राम कर लें और उससे कुछ आप सभी को क्लियर होगा। तो प्रिंटअप में तो हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए थे। प्रिंट क्या करता है इतना सभी को पता हो गया है ना। मैं देखिए एक बार कुछ और प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। इंक्लूड stdio.h void main और मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है INTA और ये में मान लीजिए हम लोगों ने 10 असाइन कर दिया है, ठीक। और प्रिंटअप फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं और ए में जो वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं। तो %d मॉडुलर d जो भी कह लीजिए और कॉमा a। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है INTA। इसमें हम लोगों ने 10 रखा है और बेसिकली मैंने यहाँ पे मॉडुलर डी के साथ ए को प्रिंट कराया है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, task2.c। इतना सभी को पता होगा कि हम लोग सी के प्रोग्राम को .c के साथ सेव करते हैं, जो एक्सटेंशन होता है इसका .c होता है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, हमारे पास 10 मिल रहा है। तो ये एक एकदम छोटा सा एक लाइन का प्रोग्राम था, बस कॉन्सेप्ट आप सभी को बताना था कि एक बार रिवाइज हो जाए प्रिंटफ, ठीक। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको करना हो। आप कोई यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए प्रिंटफ वेलकम टू कंप्यूटर नगर, सेमीकॉलन, कंट्रोल यस सेव, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, 10 और वेलकम टू कंप्यूटर नगर, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने न्यू लाइन में कर दिया, वहां पे दोनों एकदम सटा सटा आ रहा था बगल बगल में, तो स्केप सीक्वेंस लगा के हमने यहाँ पे एक नई लाइन में कर दिया है इसे, ठीक। तो बेसिकली इतना आप सभी को पता हो गया है कि जो प्रिंटफ होता है, जो प्रिंटफ होता है किस लिए यूज किया जाता है। प्रिंटफ यूज किया जाता है बेसिकली मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। स्कैनफ किस लिए यूज, स्कैनफ को अभी मैंने बताया नहीं है लेकिन ऐसे आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए मैं यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनफ, एक सेकेंड।
स्कैनफ और हम लोग किस में इनपुट लेना चाहते हैं, हम लोग मान लीजिए लेना चाहते हैं ए में, एड्रेस ऑफ ए, ठीक। और यहां से मैं इसको 10 को रिमूव कर देता हूं, ठीक। सेव करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हैज इंक्लूड स्टडी io.h, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हेडर फाइल, void फंक्शन, void कीवर्ड, मेन फंक्शन, पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, INTA वेरिएबल बनाया हम लोगों ने। स्कैनफ क्या है, एक फंक्शन है स्कैन करने के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया %d, एड्रेस ऑपरेटर ए, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटफ में %d या मॉडुलर d ए, और प्रिंटफ में हम लोगों ने वेलकम टू कंप्यूटर नगर, और तीनों में हम लोगों ने सेमीकोलन यूज किया है। बस इतनी सारी चीजें हम लोगों ने किया है। कंट्रोल से सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, कंपाइल एंड रन। तो हमें इनपुट देना है। अब मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 45। देखिए जो हम लोगों ने इनपुट दिया था ऊपर वो उसको छोड़ दीजिए, उसके नीचे जो 45 हम लोगों ने प्रिंट कराया था और वेलकम टू कंप्यूटर नगर हमें मिल रहा है, ठीक। इससे पहले आप एक मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि प्रिंटफ, और लिख सकते हैं यहाँ पे एंटर नंबर, थोड़ा सा यूजर को समझ में आए कि करना क्या है। तो क्या बोल रहा है कि इंटर ए नंबर, एक नंबर दीजिए। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर दिया 34 वेलकम टू कंप्यूटर नगर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप सभी को क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोगों ने जान लिया है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करेंगे एक और स्टेप पे, काफी ज्यादा प्रोग्राम करेंगे, 2-3 ठो प्रोग्राम करेंगे, और इसके बाद स्कैनफ के बारे में और ज्यादा जानेंगे, यूज करेंगे। और जो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी है, इफ एल्स और लेडर इफ एल्स, जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, इसको यूज करेंगे, प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, इटरेट करेंगे, और एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से सी लैंग्वेज को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपका इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और निश्चित रूप से अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे, मुझे सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज़ें पॉइंट क्लियर होगी, समझ में आएगा, और आप भी प्रोग्राम कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, किसी पार्ट में कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जो भी वीडियो होती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।